उधर दिल्ली में शाम के समय राजवीर घर आया। पलक दादी और दादू के साथ बाहर पार्क में खेल रही थी। घर आते ही राजवीर ने शिल्पा को आवाज दी, शिल्पा कहाँ हो यार, कब से चिल्ला रहा हूँ, पर तुम्हें तो मेरी फिक्र ही नहीं है। शिल्पा जो किचन में खाने की तैयारी कर रही थी, हाथ में पकड़ी हुई सब्जी को वहीं पटकते हुए हॉल में आई और जोर से चिल्लाकर बोली, क्या कहा तुमने? तुम कब से आवाज दे रहे थे? सिर्फ एक बार आवाज दी है तो मैं आ गई। बोलो क्या बोलना है? राजवीर ने इधर उधर देखते हुए कहा, घर में कोई नहीं है क्या? शिल्पा ने कहा, हाँ वो पलक मम्मी पापा के साथ बाहर गार्डन में खेल रही है और मैं किचन में खाना बना रही थी। आज घर के सर्वेंट की छुट्टी है, बस बाहर एक गार्ड है। अब बताओ और कुछ पूछना है या मैं जाऊं और खाना बनाऊं, क्योंकि अभी तुम्हारी लाडली आ जाएगी और उसे भूख लगी होगी तो मुझे जल्दी से उसके लिए कुछ खाना बनाना है। राजवीर ने हॉल का दरवाजा बंद किया और शिल्पा के करीब आते हुए बोला, इतना अच्छा मौका बार बार थोड़ी ना मिलता है, तो क्यों ना इस मौके का फायदा उठा ले। शिल्पा अपने कदम पीछे करते हुए बोली, सुनो, तुम अपने दिमाग में ये सब फालतू की चीजें मत लाओ, मुझे खाना बनाना है। फिर वो राजवीर को घूरते हुए वापस किचन में जाने लगी तो राजवीर उसे पीछे से बाहों में भरते हुए बोला, कभी तो प्यार से बात कर लिया करो। कितना थका हारा तुम्हारा पति घर आता है, पर मजाल है तुम मुझसे कभी प्यार से बात करो या प्यार से देखो। आज बड़ी मुश्किल में मौका मिला है तो भी देखो कितना भाव खा रही हो। चलो ना, बहुत अच्छा मौका है। फिर राजवीर ने अपने होठों को शिल्पा के कंधों पर रख दिए। शिल्पा ने वापस से दूर करते हुए कहा, देखो तुम्हें जो करना है बाद में करना, पर अभी इस समय नहीं। पर राजवीर भी पूरे मूड में आ चुका था। उसने शिल्पा को गोद में उठाया और रूम में ले जाने लगा। शिल्पा हाथ पैर पटकती रही। उसने फिर राजवीर से कहा, राजवीर प्लीज छोड़ो मुझे। पर राजवीर मुस्कुराकर उसे ही देखे जा रहा था। इस तरह से शिल्पा को परेशान होते हुए देखना सचमुच उसे बड़ा मजा आ रहा था। शिल्पा को बेड में लिटाते हुए वो भी उस पर झुक गया तो कुछ ही पलों में शिल्पा भी राजवीर का साथ देने लगी। तभी राजवीर को बाहर से कुछ आहट होती सुनाई दी और वो जल्दी से शिल्पा से दूर हुआ और मुस्कुराते हुए शिल्पा को देखकर बोला, पागल लड़की, बेचारा पति ऑफिस से थका हारा आया था, पर देखो तुमने अपने साथ फिर उसे काम पर लगा दिया। शिल्पा अपनी बड़ी बड़ी आंखों से उसे घूर के देखने लगी। फिर उसने बेड पर पड़ा वो पीलो उठाया और राजवीर की ओर उछालते हुए कहा, बदमाश कहीं के, एक तो मेरा मूड नहीं था, फिर मेरा मूड बनाकर खुद उसे बिगाड़ देते हो। अब आना मेरे करीब। राजवीर उसे हाथ जोड़कर बोला, प्लीज, बाहर से आवाज आ रही थी तो मैं ऐसे ही मजाक में बोल गया। मैं जाता हूँ दरवाजा खोलने, पर तुम नाराज मत होना, बस थोड़ा सा तुम्हारे साथ मजाक कर देता हूँ। शिल्पा ने भी अपने कपड़े सही करते हुए कहा, बहुत महंगी पड़ेगी आपको ये बदमाशी। फिर वो भी किचन की तरफ चली गई और राजवीर दरवाजा खोलने आ गया। पलक गुरप्रीत जी और अंगद जी के साथ आ चुकी थी। राजवीर को देखते ही वो खुशी से पापा बोलते हुए राजवीर की गोद में चढ़ गई। उसने अपने नन्हे हाथों को राजवीर के गालों पर रखते हुए कहा, पापा आज आप इतना जल्दी, मैं तो बहुत खुश हो गई। राजवीर ने भी उसके गोरे गालों पर किस करते हुए कहा, मेरी राजकुमारी, आज तुम्हारे पापा तुम्हें आइसक्रीम खिलाने ले जाने वाले हैं, इसलिए जल्दी आ गई। पलक ने भी खुशी से दोनों हाथों को अपने सिर के ऊपर ले जाते हुए जोर से चिल्लाते हुए कहा, ये आज पापा मुझे आइसक्रीम खिलाने ले जाएंगे, आइसक्रीम आइसक्रीम, हम सब जाएंगे। फिर उसने अपने दोनों हाथों को राजवीर के गले में डालकर राजवीर के गालों पर भी किस कर लिया। राजवीर ने भी अपनी बाहों में पलक को कस लिया। तभी शिल्पा हाथों में गरम गरम आलू के पकौड़े की प्लेट लेकर आई और बोली, आइसक्रीम खाने तो जाएंगे, पर पहले थोड़ी पेट पूजा हो जाए। जब तक मैं खाना बना रही हूँ आप ये गर्मा गर्म आलू पकौड़े खाइए। गुरप्रीत जी शिल्पा की ओर देखकर कहने लगे, शिल्पा खाना हम दोनों साथ में मिलकर बनाएंगे, तो पहले आओ हम लोगों के साथ तुम भी नाश्ता कर लो। परिवार तभी पूरा होता है जब सब साथ में बैठे हैं। तो फिर आओ, जब तक तुम नहीं आओगी हम नहीं खाएंगे। शिल्पा ने किचन में जाते हुए पीछे मुड़कर कहा, आप तो सबसे छोटी हैं घर में, जब तक मुझे अपने पास बुला नहीं लेंगी, मैं जानती हूँ तब तक आप खाना नहीं खाएंगे। तो रुके, मैं आती हूँ। फिर सभी साथ में मिलकर खाने का मजा लेने लगे। फिर राजवीर, शिल्पा और गुरप्रीत जी ने मिलकर खाना बनाया। आज तो किचन बिल्कुल युद्ध का मैदान बना हुआ था, क्योंकि राजवीर और शिल्पा दोनों एक साथ वहाँ थे। उन्हें इस तरह से लड़ते झगड़ते खाना बनाते देख पलक ने भी अंगद जी से कहा, दादू ये पापा मम्मी इतना लड़ते क्यों हैं? ऐसी कोई मशीन नहीं होती जिनको लेकर मम्मी पापा के मुंह को फिट कर दिया जाए और फिर ये लड़ना झगड़ना बंद करके एक दूसरे से अच्छे से बात करने लगे। अंगद जी मुस्कुराकर बोले, होती है ना, लेकिन उसे बनाना होता है, और मैं जानता हूँ जब पलक बड़ी हो जाएगी तो अपने पापा मम्मी के लिए ऐसी मशीन जरूर बनाएगी। पलक भी मुस्कुराकर बोली, हाँ दादू, जब मैं बड़ी हो जाऊंगी तो ऐसी मशीन जरूर बनाऊंगी,
क्योंकि यदि मेरे बड़े होने पर भी झगड़ा करते रहे तो मेरे तो कान दुखने लगेंगे। अंगद जी उसकी भोली बातों पर हंस दिए। उधर काठ गोदाम में समीर अपनी आर्मी कैंप पहुंच चुका था। वो प्रीति और विक्रम के आश्रम से लगभग 25-30 किलोमीटर दूर था। पहली बार था जब समीर किसी लड़ाई में हिस्सा लेने जा रहा था। ये हिस्सा पाकिस्तान की बॉर्डर से लगा हुआ था। छोटे मोटे झगड़े होना तो आम बात थी, पर लग रहा था इस बार कुछ अलग ही होने वाला है। हलचल दोनों साइड से सुनाई दे रही थी। इसी बीच खबर आई, समीर को लेफ्टिनेंट से कैप्टन बनाया जाने वाला था। कल शाम के एक छोटे से फंक्शन में उसे कैप्टन की पदवी दी जानी थी। कैप्टन समर भी मेजर बनने वाले थे, तो दोनों ने ही कल शाम का फंक्शन एक साथ अटेंड करने की सोची। समीर तो फूला नहीं समा रहा था। उसे समझ नहीं आ रहा था कि अपनी खुशी सबसे पहले किसे सुनाए। उसने काली को फोन लगाया, पर काली का फोन बिजी था, तो फोन रखकर उसने मन में कहा, भाई पता नहीं कभी भी मेरा फोन नहीं उठाते हैं। उनका बस चले तो अपने समान गुंडा बनवा लेते, लेकिन नफरत है मुझसे। भाभी को फोन लगाता हूँ, वो जरूर खुश होंगी। समीर ने मुस्कुराते हुए शोभा को फोन लगाया। शोभा उस समय किट्टू के साथ बाहर गार्डन में ही थी। जैसे ही उसने समीर का फोन देखा, मुस्कुराते हुए फोन पिक किया और हेलो कहा। समीर ने खुश होकर कहा, भाभी कैसी हो? शोभा ने कहा, बहुत दिनों बाद अपनी भाभी की याद आई है, क्या अभी तक नाराज हो? समीर ने आंखों में आंसू भर के कहा, ऐसी बात नहीं है, मैं आपसे कभी नाराज नहीं हो सकता। मैंने तो कभी पापा मम्मी की शक्ल भी नहीं देखी है। बचपन से जिसे देखा वो भाई थे और बाद में माँ के रूप में आपको देखा है। फिर आपसे नाराज होने का सवाल ही नहीं है। बस आर्मी में अपनी खुशी से आया था तो भाई उससे नाराज हो गए हैं, पर मैं जानता हूँ वो दिल के बहुत अच्छे हैं और शायद जल्दी मुझे फिर से पहले की तरह अपना भी लेंगे। शोभा ने कहा, मैं भी यही चाहती हूँ। हमारा छोटा सा परिवार है, तुम भी बस शादी करके एक प्यारी सी देवरानी ला दो और हम सब मिलकर एक साथ रहेंगे। देवरानी की बात सुनते ही समीर के मन में गुदगुदी सी होने लगी। उसने एक पल के लिए आंखें बंद की तो उसकी आंखों के सामने प्रीति का चेहरा उभर आया। उसने मुस्कुराते हुए आंखें खोली और कहा, भाभी शायद इस जन्म में आपका सपना पूरा नहीं हो पाएगा। शोभा ने थोड़ा उदास होकर कहा, तुम ऐसा क्यों कह रहे हो? देखना कोई बहुत सुंदर सी प्यारी सी लड़की मेरे इस प्यारे से देवर को भी मिलेगी। समीर गहरी सांस छोड़ते हुए बोला, पर शायद ये मुमकिन नहीं है, क्योंकि मैंने जिससे प्यार किया है वो अब किसी और का प्यार है, तो अब किसी और से शादी करना बड़ा मुश्किल है। शोभा ने अपने दिल पर हाथ रखकर कहा, क्या हुआ वो ना मिली तो? तुम देखना कोई ना कोई होगा तुम्हारे लिए। शोभा बात ही कर रही थी, तभी समीर ने अपने सिर को सहलाते हुए कहा, भाभी जो बात करने के लिए फोन लगाया था वो तो मैं भूल ही गया। शोभा ने कहा, हाँ जल्दी बताओ, मैं तो तुम्हारे मुंह से हर बार ही कोई अच्छी खबर सुनना चाहती हूँ। समीर ने मुस्कुराकर कहा, भाभी वो कल शाम को मुझे लेफ्टिनेंट से कैप्टन बनाया जा रहा है, तो आप भैया और किट्टू जरूर से आइएगा। शोभा ने कुछ सोचते हुए कहा, तुमने भैया से बात की? समीर ने उदासी से कहा, हमेशा की तरह भैया ने मेरा फोन नहीं उठाया, पर प्लीज आप नहीं आएंगे तो मुझे अच्छा नहीं लगेगा। शोभा ने खुश होकर कहा, तो इस बार तुम्हारे भैया भाभी और किट्टू इस फंक्शन में जरूर आएंगे, ये मेरा वादा ही समझो। समीर ने खुश होकर कहा, थैंक यू भाभी, मैं बेसब्री से आप लोगों का वेट करूंगा। दोनों ने ही फोन रख दिया। समीर खुश होकर फोन को हाथों में लिए घूम रहा था। उसने सोचा एक बार प्रीति को भी खुशखबरी दे देता हूँ, यदि वो भी आएगी तो अच्छा लगेगा। उसने प्रीति को फोन लगाया। प्रीति ने फोन उठाया तो समीर ने उससे कहा, तुम्हारी चोट कैसी है? प्रीति ने कहा, अब ठीक है, तुम सुनाओ कैसे याद किया? समीर ने कहा, कल एक छोटा सा फंक्शन है जिसमें आप सभी को आना है। प्रीति ने आश्चर्य से कहा, आप सभी मतलब? समीर ने कहा, तुम, विक्रम और आश्रम की लेडीज। प्रीति ने खुश होकर कहा, पर फंक्शन किस चीज का है? तुम्हारी बर्थडे है क्या? समीर ने कहा, नहीं पागल, मैं लेफ्टिनेंट से कैप्टन बनने वाला हूँ, बस उसी खुशी में एक छोटी सी पार्टी है, क्या तुम लोग आओगे? प्रीति ने कहा, अभी यहाँ प्रोजेक्ट का काम बहुत है, फिर भी मैं और विक्रम आने की कोशिश करेंगे, और रही बात आश्रम की महिलाओं की, तो वो मैं उनसे पूछकर ही बताऊंगी। समीर ने उससे कहा, एक बार बात करके देखना, यदि तुम सब आओगे तो मुझे अच्छा लगेगा, बस समय का याद रखना। फंक्शन शाम को 5 बजे से चालू हो जाएगा। प्रीति ने भी हाँ कहा और फोन रख दिया। समीर का फोन रखने के बाद प्रीति उधेड़-बुन में थी कि विक्रम को उस फोन के बारे में बताया या नहीं। उधर दिल्ली में खाना खाने के बाद राजवीर अपने ऑफिस का काम लेकर बेडरूम में ही बैठ गया। कुछ देर के बाद शिल्पा भी अपना काम खत्म करके आई, पर राजवीर की हरकतों का गुस्सा अभी भी उसके दिमाग पर हावी था।
उसने एक नजर राजवीर को काम करते देखा, फिर गुस्से में बालकनी में चली गई। गुस्सा तो बहुत थी राजवीर से, पर तनु के लिए राजवीर से बात भी करनी थी। वो वापस राजवीर से बात करने बेडरूम में आई। वहां पर राजवीर बिल्कुल ध्यान से अपना काम कर रहा था। शायद किसी बिल्डिंग के डिजाइन को बहुत ध्यान से देख रहा था कि उसमें कोई कमी तो नहीं रह गई। उसे इतने ध्यान से काम करते देख शिल्पा का मन ही नहीं हुआ कि वो उसे डिस्टर्ब करे। फिर उसने अलमारी से अपने कपड़े निकाले और वॉशरूम में चली गई। अपने हाथ पैर धोकर उसने अपना नाइट गाउन पहना और बाहर आई। हल्की पिंक नाइट गाउन में शिल्पा एकदम निखर रही थी। राजवीर जो इतनी देर से अपने काम में मगन था, अचानक ही उसका ध्यान शिल्पा पर चला गया। शिल्पा के पास से आती भीनी भीनी खुशबू उसे अपना काम ही नहीं करने दे रही थी। शिल्पा ने एक नजर राजवीर को देखा, फिर उंगलियों से अपने बाल संवारते हुए आईने के सामने जाकर बैठ गई। उसे इस तरह से देखकर राजवीर ने अपने थूक को गटका और अपने बालों में उंगली फिराकर कहा, इसकी यही अदाएं तो बड़ी जालिम है। अब तो मेरा मन काम में भी नहीं लगता, और आज तो मैडम ज्वालामुखी बिल्कुल फटने के लिए तैयार है। शाम के समय इनका दिमाग जो खराब किया था मैंने, पर मैं भी क्या करता, अचानक ही मॉम डैड ने आकर सब कुछ गड़बड़ कर दिया। पता नहीं इतनी जल्दी क्या थी आने की। अब ये मैडम भी जल्दी मानने से रही, पता नहीं कितने दिन तक ऐसे ही जलाती रहेगी, और पता है मुझे अपने करीब फटकने भी नहीं देगी। शिल्पा ने आईने से राजवीर को देखा, जो ऐसे ही देख रहा था। शिल्पा ने आंखें बंद करके अपने मन में कहा, आज तो अपने गुस्से को किनारे रखकर इनसे बात करनी ही होगी। आखिर मामला तनु का है, उसके लिए तो मैं कुछ भी कर सकती हूँ। फिर उसने अपनी आंखें खोली और पलटकर प्यार से बोली, राजवीर मुझे कुछ कहना है। उसे इतना प्यार से बात करते देख राजवीर ने जल्दी से अपने पूरे सामान को किनारे टेबल पर रखा, पर वो समझ गया था कि ये किसी तूफान के आने की चेतावनी है। सामान को किनारे रखकर उसने एक तकिए को अपने हाथ में पकड़ा और थोड़ा पीछे सरक कर बैठे हुए बोला, हाँ बोलो ना। शिल्पा उसे ऐसा करते देख मुस्कुराए बिना ना रह पाई। उसने मन में कहा, मेरा ये बुद्धू, इसे क्या लग रहा है मैं इससे मारूंगी? यदि मेरी तनु का मामला ना होता तो सचमुच आज इसकी हरकत के कारण इसे पीट ही देती। शिल्पा आईने के सामने से उठकर धीरे धीरे बेड की तरफ आई। राजवीर थोड़ा और खिसक कर पीछे हो गया। शिल्पा राजवीर के पास बैठकर बोली, तुम्हें ऐसा नहीं करना था, तुम जानते थे ना कोई भी आ सकता है।